तो हेलो गाइस, मैट्रिक क्लास के एग्जाम करीब आने वाले हैं। तो मैट्रिक क्लास के एग्जाम हैं वो करीब आने वाले हैं। साथ में कोरोना पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। स्टडी को बहुत अफेक्ट पड़ा है। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उन्होंने रिड्यूस सिलेबस से स्टडी की होगी, लेकिन जिन जिन स्टूडेंट्स ने रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अगर स्टडी की है तो उनको मोस्टली ऐसे टॉपिक्स है जो अच्छे से क्लियर नहीं हुए और समझ नहीं पाए। तो मैं यहाँ पर एक सीरीज लाया हूँ जिसमें मैट्रिक क्लास, सिंध बोर्ड की मैट्रिक क्लास का पूरा सिलेबस यानी कि पूरी बुक की वीडियोस मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब में इस प्लेलिस्ट और इस सीरीज में। तो आज की वीडियो में पूरा एक चैप्टर हम खत्म करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स। इंट्रोडक्शन जो पहला चैप्टर है हमारे फिजिक्स का। साथ में ये के एक दिन में एक चैप्टर क्यों? क्योंकि मोस्टली जो फ्यूचर में आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। फॉर एग्जांपल हीट का ले लें, ऑप्टिक्स जो लाइट फिनोमेना है वो ले लें, वेव्स ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, इलेक्ट्रिसिटी ले लें। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको टाइम लगेगा समझाने में, वीडियोस बनाने में। तो जो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट हो गया, तो जो जो छोटे छोटे चैप्टर हैं मैं ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में समअप कर दूं पूरा। इंट्रोडक्शन में इतना है कुछ नहीं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो साथ में इंट्रोडक्शन के साथ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। अब फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लेने से पहले हमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि आखिर फिजिक्स क्या है, आखिर नेचर क्या है। तो बिलियंस ऑफ ईयर साल पहले अलमाइटी अल्लाह ने एक वर्ड के थ्रू इस पूरी यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में लाया। वो वर्ड था बी एंड एट वंस इट बिकम। इसका मतलब ये है कि हो जा और हो गया। आपने ए.आर. रहमान की एक सुनी होगी कवाली, कह सकते हैं हम, कि कुन फाया कुन। कुन फाया कुन का मतलब ही यही है कि हो जा और वो हो गया। तो हमारी बुक में भी ये वर्ड यूज किया गया है कि बी एंड एट वंस इट कम इनटू बीइंग, कि हो जा और हो गया। दोस्तों फिर से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सिलेबस के साथ तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता जाऊँगा और साथ साथ हम फन के साथ पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप बोर नहीं हो जाएं, ताकि आप बोर ना हो जाएं। क्योंकि मोस्टली मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं बहुत बोर कर देते हैं यार। फिजिक्स को समझ लेते हैं, हम नेचर को समझ लेते हैं एज बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। तो अलमाइटी अल्लाह ने बिलियंस ऑफ ईयर साल पहले एक वर्ड के थ्रू बी एंड एट वंस इट कम इनटू बीइंग, कुन फाया कुन के थ्रू इस पूरी यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में लाए। अब ये यूनिवर्स जो है पूरे प्रिंसिपल्स पर चलती है। ये जो यूनिवर्स है कुछ प्रिंसिपल्स पर चलती है और कुछ लॉज पर चलती है, जिन लॉज को हम कहते हैं द लॉज ऑफ नेचर। ऐसे लॉज जो नेचर को चलाते हैं, ऐसे लॉज जो इस पूरी नेचर को चलाते हैं। अब इन लॉज को कौन कौन चला रहा है? एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो अलमाइटी अल्लाह है। अलमाइटी अल्लाह है जो इन पूरी कायनात को चला रहे हैं। अब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से हम फिजिक्स को समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? ओके, फिजिक्स में होता यह है कि हम किसी भी चीज, मैटर की चीज म्हणजे मैटर, किसी भी मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। किसी भी मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन, इनके रिलेशन के बीच की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। अब ये फिजिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड से निकला है फिजिकोस, जिसका मतलब है नेचुरल। अब फिजिक्स वर्ड में ही आपको ये डेफिनेशन मिल रही है कि फिजिक्स क्या है,
किसी भी नेचुरल चीज़ की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की एक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। फिजिक्स को आप कई टाइप्स की डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। आप गूगल पर जाकर पता नहीं कितनी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमारे बुक में एक ही डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ द मैटर एंड द एनर्जी। तो फिजिक्स यह है। अब फिजिक्स की ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी मैट्रिक की बुक में जो ब्रांचेस टोटल डिफाइन की गई हैं फिजिक्स की, वो टोटल 9 ब्रांचेस हैं। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, बायोफिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स। अब बारी बारी समझते हैं कि ये ब्रांचेस करती क्या हैं, कहती क्या हैं। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी को करते हैं। अब मैकेनिक्स में बहुत सारी और भी ब्रांचेस आ जाती हैं। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स आ जाती है और दूसरी टाइप्स की ब्रांचेस आ जाती हैं जिनमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। दूसरे नंबर पर आती है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस से किए गए फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं, किए गए फिनोमेना की स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मैं इस सब्जेक्ट पढ़ाता जा रहा हूं उन सब के नोट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा, आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रिंसिपल्स, लॉज और मेथड्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कनेक्शंस, इनके बीच के रिलेशन और इंटरेक्शन क्या है, इनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। अब आती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सॉलिड मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। एटम के प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं हम एटॉमिक फिजिक्स में। अब वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे डीप में, इनके आगे के चैप्टर्स भी हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का भी एक चैप्टर है आगे चल के, पूरा का पूरा बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शन पढ़ते हैं एटम्स के, न्यूक्लियाई के। अब ये न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडिएशन भी आएगी, फ्यूजन आएगा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो हमारे कौन सी हो गई अभी यहाँ पर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब आते हैं प्लाज्मा फिजिक्स पर। प्लाज्मा फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हाई आयोनाइज्ड एटम की। हाई आयोनाइज्ड, आपने 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयोनाइजेशन के बारे में। तो एटम के हाई आयोनाइज्ड जो एटम्स होते हैं उनकी स्टडी को हम प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं। आगे चल के डीप में न्यूक्लियर फिजिक्स में ही ये सारी चीजें आएंगी। 8वें नंबर पर आता है बायोफिजिक्स में हम फिजिकल मेथड को कैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में इंटरेक्ट कर सकते हैं उसकी स्टडी हम बायोफिजिक्स में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं रेडिएशन के बारे में, फ्यूजन पढ़ते तो रेडिएशन के थ्रू हम कैंसर जो हमारे मरीज के बॉडी में कैंसर होता है, तो कैंसर को ख़त्म करने के लिए हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी भी पेशेंट का एक्सरे निकलवाना हो तो हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, जो कि पूरी स्टडी कहाँ पर आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स कैसे बायोफिजिक्स के साथ इंटरेक्ट हो रही है। 9th नंबर पर आती है एस्ट्रोफिजिक्स बड़ी प्यारी है। एस्ट्रोफिजिक्स हम स्पेस में जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, जैसे सन, मून, ब्लैक होल, डार्क मैटर, न्यूट्रॉन स्टार, क्वासार्स, डार्क मैटर, ग्रेविटेशनल फील्ड, बड़ी ऐसी चीज़ें आती हैं जो एस्ट्रोफिजिक्स में बड़ा मज़ा करती हैं पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, ये टोटल थी प्लाज्मा फिजिक्स, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये टोटल ब्रांचेस थी हमारी फिजिक्स की, हमारी जो बुक में दी गई हैं। अब इम्पोर्टेंस कुछ पढ़ लेते हैं फिजिक्स के। कुछ इम्पोर्टेंस क्या है फिजिक्स के इम्पोर्टेंस, इधर मैं लिख लेता हूँ। तो डेली लाइफ में फिजिक्स के कौन से इम्पोर्टेंस है। अब अभी आप जहाँ पर भी बैठे हुए हो, मतलब वो बेड पर बैठे हुए हो, कुर्सी पर बैठे हुए हो, बाहर खड़े हो, जहाँ पर भी खड़े हो, आप बस नज़रें दौड़ाएं अराउंड यो 360 डायरेक्शन में आप नज़रें दौड़ाएं, आपको फिजिक्स के इम्पोर्टेंस दिख ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा
आप अपने मोबाइल के तरफ देख रहे हो या किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो, वो आप फिजिक्स की वजह से देख रहे हो। वाल्टर लुइन जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर हैं आज तक के फिजिक्स के, जो कि MIT में भी पढ़ा चुके हैं, उनका कहना है कि फिजिक्स इज एवरीथिंग। ये अभी मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि उनका एक कोट है, फिजिक्स एवरीथिंग, यू सी बिकॉज ऑफ फिजिक्स, यू ईट बिकॉज ऑफ फिजिक्स, यू वॉक बिकॉज ऑफ फिजिक्स, यू फ्लाई एरोप्लेन फ्लाई बिकॉज ऑफ फिजिक्स, यू कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ फिजिक्स, तो यू डू एवरीथिंग इन योर इंटायर लाइफ बिकॉज ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर ही हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस सबसे पहले देखने का, कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, हमारी आंख पर, जिस आंख के थ्रू जो भी चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और हमारे आंख पर जाके पड़ती है, तो हमें कोई चीज़ दिखती है, वो हमें चीज़ दिखती है बिकॉज ऑफ फिजिक्स। अब ये आगे चलकर हम ऑप्टिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो वी सी, अभी मैं ये जो बुक में चीज़ें हैं वो ही नहीं रटवा रहा हूँ। पढ़ने का मतलब ये है कि सोचना, क्वेश्चनिंग करना, अच्छे से दिमाग को खोल कर पढ़ना, ना कि जो बुक में लिखा हुआ है सिर्फ वो रटते जाना। तो पहला मेरे दिमाग में ये आया कि वी सी बिकॉज ऑफ फिजिक्स। अभी ये थोड़ा ऑन वर्डिंग में मैं बता रहा हूँ, वी सी बिकॉज ऑफ फिजिक्स। सारे पॉइंट्स लिखते जाते हैं। अभी आते हैं बुक की तरफ, तो काफ़ी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, यही आ गया हमारी जो ब्रांच थी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आती हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो फिजिक्स के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काम करती हैं। आगे चलते हैं तो इंजन्स आ जाते हैं। इंजन्स, थर्मोडायनेमिक्स, इंजन्स किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो इंजन्स in the vehicles, engines in the because of thermodynamics, इधर लिख लेता हूँ thermodynamics। राइटिंग थोड़ी अगर समझना है तो माजरत। तो इंजन्स वर्क करते हैं थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स पर। बहुत सारे ऐसे, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और ये सवाल आया, इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिक्स इन डेली लाइफ, आंख दौड़ाना। अभी ऐसे नहीं कि दूसरे को पेपर में देखते रहना, ये नहीं करना प्लीज़, बस दिमाग में सोचते रहना कि क्या क्या यूजेस है फिजिक्स में। जहाँ पर भी आप देखोगे आपको फिजिक्स के यूजेस देखने को मिलेंगे। अब चैप्टर 1 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप इजीली खुद से भी पढ़ सकते हैं, साइंटिफिक मेथड इस तरह के से आ जाते हैं। अब आता है एरर एंड एक्यूरेसी। एरर एंड एक्यूरेसी, ये भी इसी पेज पर ख़त्म कर लेता हूँ। एरर, तो बात करते हैं एरर्स के बारे में। फिजिक्स में कैलकुलेशन करते वक्त हमारे पास कई टाइप्स के एरर आते हैं। हमारी बुक में ये एरर 3 टाइप्स के बताए गए हैं, एक पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। पर्सनल एरर वो होता है, कैलकुलेशन में पर्सनल एरर वो होता है जो इंसान की खुद की गलती की वजह से एरर हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान कोई कैलकुलेशन कर रहा है और उसकी लापरवाही की वजह से अगर कोई कैलकुलेशन में गलती आए या मेजरमेंट में कोई गलती है, तो वो पर्सनल एरर कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जो सिस्टम की खराबी की वजह से हो। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेटर में अगर कोई खराबी हो तो हमारी जो कैलकुलेशन में खराबी आएगी, उस एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे, क्योंकि वो सिस्टम या किसी भी डिवाइस या सिस्टम की गलती की वजह से एरर आता है, उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। अब आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर होता है जो कि एनवायरनमेंट की वजह से आता है, एनवायरनमेंट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी ब्रॉडकास्टिंग या कोई भी टेस्ट किसी टाइप की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर की वजह से एरर आ सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से या वोल्टेजेस की वजह से एरर आ सकता है, तो उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। हमारी इस बुक में सूरत हैं, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स के हवाले से सूरतें हैं, तो आई थिंक वो मुझे समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप खुद ही पढ़कर समझ सकते हो। तो सूरत को मैं स्किप करके आगे चलता हूँ
कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। तो सबसे पहले आते हैं अबू अल हसन इब्न अल हैथम, जो कि 1965 में पैदा हुए थे और 1039 एडी में इनकी डेथ हुई थी। तो इधर मैं लिख लेता हूँ इनके बारे में कुछ चीज़ें कि अबू अल हसन, अबू ओ हसन इब्न हैथम, नाम तो जाना पहचाना है आप सबका। इब्न हैथम को कौन नहीं जानता, बादशाह हैं लाइट के, डिस्कवरी ऑफ द लाइट, ऑप्टिक्स, काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग इन्होंने दूर की थी अकॉर्डिंग टू द लाइट। तो यहाँ पर मैं पिक लगा लेता हूँ इब्न हैथम की। तो अबू अल हसन या फिर कह लगते हैं इब्न हैथम पैदा हुए थे बसरा में, बॉर्न इन बसरा, जो कि आज एक सिटी इन इराक, जो कि आज इराक का एक सिटी है। ओके, इन्होंने कई सारी कंट्रीब्यूशन की थी। अब इनके मैं टोटल अगर आपको प्रोफेशंस बताऊं तो ये एक फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इंजीनियर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मेडिसिन की फील्ड में भी इनका कंट्रीब्यूशन थी। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, जिनमें से एक बुक है किताबुल मनाजिर, जो कि वर्ल्ड फेमस बुक है। इस बुक के थ्रू, इस बुक की स्टडी करने के बाद ही यूरोपियंस को कुछ समझ आया कि लाइट क्या है। तो किताबुल मनाजिर वाज रिटन बाय इब्न हैथम। अब इब्न हैथम ने और कौन कौन से काम किए? इन्होंने एक पिन होल कैमरा भी बनाया। ही इन्वेंट पिन होल कैमरा by which he captured solar eclipse image। इन्होंने एक पिन होल कैमरा बनाया था। मोस्टली आप इनको पिन होल कैमरा के इन्वेंटर के नाम से भी जानते होंगे। तो इन्होंने एक पिन होल कैमरा बनाया जिसमें से इन्होंने सबसे पहले सोलर इक्लिप्स की इमेज खींची थी इब्न हैथम ने। और बहुत सारी इन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी, जैसे लाइट। तब इन्होंने इनके आने से पहले लोग ये समझते थे कि जो लाइट है वो हमारी आंख पर सबसे पहले पड़ती है और ऑब्जेक्ट पर जाकर पड़ती है। उस प्रोसेस के बाद हमें कोई चीज़ दिखती है, यानी कि लाइट पर हमारे आंख पे पड़ेगी, फिर ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, फिर हमें कुछ दिखेगा। लेकिन इब्न हैथम ने ये गलत साबित किया। इब्न हैथम ने ये कहा कि लाइट किस पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, उसके बाद हमारी आंख पर पड़ती है, तब जाकर हमें कोई चीज़ अच्छे से दिखती है। तो इब्न हैथम ने ये कहा। हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, यहीं पर मैं दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बता देता हूँ। याकूब इब्न इशक अल-किंदी। याकूब इब्न इशक अल-किंदी 1800 से 1873 एडी तक। ओके, तो याकूब अल-किंदी, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं याकूब अल-किंदी। याकूब अल-किंदी 1800 में पैदा हुए थे। ये भी बसरा में पैदा हुए थे। ही वाज आल्सो बोर्न इन बसरा। ये भी बसरा में पैदा हुए थे और इन्होंने कई सारी रिसर्चेस की थी ऑन द मोनोग्राफ्स पर इन्होंने बहुत रिसर्चेस की थी। मेट्रोलॉजी पर इन्होंने रिसर्चेस की थी। इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ये था कि इन्होंने ऑप्टिक्स के साथ साथ साउंड पर भी रिसर्चेस की थी। इब्न हैथम ने तो सिर्फ ऑप्टिक्स पर रिसर्चेस की थी, डिस्कवरीज की थी, लेकिन अल-किंदी ने ऑप्टिक्स के साथ साथ साउंड पर भी बहुत सारे काम किए थे। साथ में इन्होंने साउंड को फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करने का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मेथड भी डिस्कवर किया था। तो ये था अबुल हसन याकूब अल-इशक अल-किंदी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अब्दुल सलाम के बारे में। डॉक्टर अब्दुल सलाम, साथ में साथ अब्दुल कादिर खान के बारे में भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम झांग में पैदा हुए थे। 1926 में झांग में पैदा हुए थे। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर हिज थ्योरी ऑफ ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी।
ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसकी वजह से इनको अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब्दुल कादिर खान के बारे में बात करते हैं तो अब्दुल कादिर खान 1 अप्रैल 1936 को पैदा हुए थे भोपाल, इंडिया में। इन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने में बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। दोनों ही साइंटिस्ट अपने वतन से बहुत पेट्रियोटिक थे, जिनकी वजह से आज भी इनको हमारी किताबों में पढ़ा जाता है। दोस्तों डिटेल में इनके बारे में मैं इतना अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर इनकी डिटेल में अगर आपको कुछ न्यू चाहिए इनके बारे में तो नोट्स चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर बड़ी डीप में स्टडी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहिए क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी।